नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम स्कूल लेक्चर फर्स्ट पेपर का पोर्शन पढ़ रहे थे, इतिहास भाग पढ़ रहे थे। उसमें हमने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के टॉपिक चल रहा था और हमारा एक उग्र राष्ट्रवादी बिंदु हम पढ़ रहे थे। उसमें एक बिंदु हमारे बच गए थे, बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमको पढ़ना था और उसके बारे में आज पूरी डिटेल रहेगी कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में इनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा है ना। ठीक, ये अपनी सीरीज की 16वीं क्लास है और इस टॉपिक की ये 7वीं क्लास है और इसी के साथ ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाए। समझना आप चीजों को कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारे स्पेशली एक तो संस्थाएं पूछते हैं, एक पुस्तकें पूछते हैं और एक उनसे संबंधित प्रमुख कथन पूछ लेते हैं या फिर पूछ लेता है कि कौन सा इनके बारे में सही है या नहीं। इस प्रकार की वर्तमान में प्रवृत्ति है और उसके आधार पर हम इसको तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये है हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब। मराठा थे, मराठा ब्राह्मण इनको कहा जाता है और निश्चित रूप से इनका पूरा जीवन देख सकते हैं हम कि भारतीय राजनीति में समर्पित रहा है, राष्ट्रवाद को निश्चित रूप से समर्पित रहा। भले ही उनके विचार उग्र राष्ट्रवादी रहे हैं, परंतु जब लखनऊ समझौता होता है, मुस्लिम कांग्रेस का जब वो समझौता होता है तो उसके बाद में कहते हैं वापस वो कांग्रेस में शामिल होते हैं। निश्चित रूप से विचारधारा अलग रही हो, परंतु उद्देश्य निश्चित रूप से इनकी देशभक्ति रहा था और इनके कार्य हमें याद करते हैं। महात्मा गांधी तो इनके मृत्यु पे कहा था कि मेरा एक मजबूत बचाव पक्ष चला गया था। मतलब मान कर चल सकते हो कि कितना इनका प्रभाव रहा है भारतीय राजनीति में। तो इनका जो योगदान है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो साहित्यिक योगदान हो, तो बहुत बड़ा एक उनका पूरा एक पोर्शन रहता है। परंतु हमें सम्मिलित रूप में इसको कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, हमारे एग्जाम में पर्सन कैसे सही हो, बस इतना हमको टारगेट लेके चलना है। ये थे हमारे बाल गंगाधर तिलक साहब, भारत के बेताज बादशाह के नाम से परिचित, लोकमान्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। बहुत सारे इनके नाम है, बहुत सारे इनके प्रश्न मैंने बनाए हैं, पूरी डिटेल से आप समझने का प्रयास। ठीक है, शुरू करते हैं पहला प्रश्न। वो सिंपल शुरू कर रहा हूं मैं इसको कि बाल गंगाधर तिलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में कौन सा कथन सही। इनका जन्म 1856 के रतनगिरी महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में। रतनगिरी नामक स्थान है और वो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में कहते हैं कि इनका जन्म हुआ था विद्यार्थियों, और एक ब्राह्मण परिवार में बिल्कुल जन्म। क्योंकि ये चीजें देखो थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने अभी एक प्रश्न थर्ड ग्रेड में एक प्रश्न आ गया था कि गोविंद गिरी किस परिवार से जुड़े हुए थे, वो बंजारा परिवार से। इसी प्रकार के देखो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं ना, परंतु अब वो बहुत बड़ा डिफरेंट डाल देते हैं। तो हर चीज को हमको समझना है कि ब्राह्मण परिवार में इनका सबसे मोस्ट विद्यार्थी, इनका बचपन का नाम केशव, बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थी, मैं फिर कह रहा हूँ। प्रारंभिक रूप में यह बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बचपन का नाम हमेशा पूछता है। इनका प्रारंभिक नाम हो, बचपन का नाम हो, मूल नाम हो, विद्या कहीं 12% बनते हैं, याद रखना। तो याद रखना इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम केशव था। ठीक है, एक छोटी सी बात याद रखना, लोकमान्य इनको कहते थे। भारत का बेताज बादशाह भी नाम से ये प्रसिद्ध थे। इनके दोस्त मिस्टर बलांट ने इनको अभागा राजनीतिज्ञ का है, याद रखना विद्यार्थियों। ये मिस्टर बलांट है ना, ये इनके दोस्त थे और इनको कहते हैं कि अभागा राजनीतिज्ञ। तो बाल गंगाधर तिलक को अभागा राजनीतिज्ञ कहने वाला मिस्टर बलांट था विद्यार्थी। ठीक है, और 1879 में कानून के स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी, या पूना से प्राप्त की थी, याद रखना। कानून के अंदर स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी विद्यार्थी, पूना में ही कहते हैं इनका प्रारंभ। और ये कानून डिग्री कहते हैं कि बम्बई में प्राप्त की थी ना, किताबों में कहीं बम्बई में लिख रखा है, कहीं पर पूना में लिख रखा है। ये वर्ष याद रख लेना, बाकी जितना याद नहीं रखना है। बाल गंगाधर तिलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में 2-4 बिंदु आपको याद रखने हैं। एक तो इनका जन्म 1856 में रतनगिरी महाराष्ट्र में हुआ था और इनके बचपन का नाम विद्यार्थियों केशव था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। सीधा प्रश्न आता है, भारत का बेताज बादशाह किसको कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। इनके दोस्त बलांट ने कहा था कि ये अभागा राजनीतिज्ञ है, अभागा राजनीति करने वाला मिस्टर बलांट था। और 1879 में कहते हैं कि इन्होंने स्नातक कानून के विषय में स्नातक किया था विद्यार्थी। ये इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में एक छोटा सा बिंदु है, उसमें ये लाइन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बचपन का नाम आपको याद है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखो।
ये प्रश्न देखना, आप समझना, ठीक है। बहुत शानदार प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक जीवन के प्रवेश के बारे में कौन सा कथन सही? बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक जीवन के प्रवेश के बारे में कौन सा कथन सही? ये निश्चित रूप से प्रारंभ में कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए थे, ये हमने सबको बताया। क्योंकि जब बंगाल विभाजन होता है तो बंगाल विभाजन निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में दो विभाजन कर देता है विद्यार्थियों। जब हम सूरत अधिवेशन पढ़ते हैं तो 1907 का सूरत अधिवेशन में कहते हैं कि गर्म दल नरम दल का विभाजन हो गया था। बाद में 1916 में लखनऊ समझौता होता है, लखनऊ अधिवेशन होता है, और वहां कहते हैं कि इनका कांग्रेस का नरम दल और दल वापस एक कांग्रेस बन गई थी विद्यार्थियों। तो ये जो बीच का क्रम रहा है निश्चित रूप से भारतीय राजनीतिक विभाजन का क्रम रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ आप समझना कि इन बाल गंगाधर तिलक का राजनीतिक प्रवेश में क्या योगदान है। समझ कि 1981 में इन्होंने मराठी भाषा में केसरी लिखा। ये प्रश्न पूछता है विद्यार्थी, याद रखना। मराठी भाषा में लिखा था केसरी, ये कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। और कौन से अंग्रेजी में लिखा था मराठा। ये दो इनके समाचार पत्र संपादित थे विद्यार्थियों। वर्ष याद रखना 1881। कई किताबों में 1882 भी लिख रखा है, परंतु मुझे नहीं लगा ये सबसे ऑथेंटिक है 1881। कि मराठी में तो लिखा था केसरी, मराठी में तो लिखा था केसरी और अंग्रेजी में लिखा था मराठा। ये दो इनके समाचार पत्र थे विद्यार्थियों। अंग्रेजी भाषा में मराठा प्रकाशित किया। इनके सहयोगी विद्यार्थियों जी अगरकर थे, गणेश गोपाल अगरकर, गोपाल गणेश या गणेश गोपाल, गणेश गोपाल अगरकर, याद रखना। ये इसके दोनों समाचार पत्रों के संपादक भी रहे हैं और बाल गंगाधर के एक सहयोगी के रूप में भी रहा है। तो निश्चित रूप से ये नाम आपको याद रखना है कि बाल गंगाधर के इन पत्रिकाओं में सहयोगी के रूप में जी अगरकर का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है विद्यार्थी। और मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। अब एक शब्द यहाँ याद रखना, मैंने स्पेशल लिखा है दे लोयन। याद रखना विद्यार्थियों, ये आपके कोई गाइड में होगा नहीं, इसको अलग से नोट कर लेना विद्यार्थी। ये केसरी का दूसरा नाम था दे लोयन। याद रखना विद्यार्थियों, अगर एग्जामिनर ने ये नाम दे दिया तो वहां विद्यार्थियों 99% ढेर हो जाएंगे। पढ़ा तो हमने भी है, केसरी हमने सबने ही पढ़ा है, परंतु जब भी बाल गंगाधर तिलक का बिंदु आता है तो केसरी और मराठा ये दो सबसे प्रमुख समाचार पत्र होते हैं। और उसके बाद में वो गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, वो दो उत्सव बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थी। तो दो बिंदु यहाँ निकल के आते हैं। एक तो केसरी जो मराठी में थी, तो मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में था, और केसरी को दे लोयन भी नाम दिया गया था। याद रखना, दे लोयन भी इसको कहते थे। तो ये बिंदु आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु, ठीक है, अलग से आप लिख ले। 1882 में केसरी पत्र में कोल्हापुर महाराज शिवाजी राव के दीवान राव बहादुर के अत्याचारों के खिलाफ लेख लिखे, जिसके कारण 4 माह की सजा हुई थी विद्यार्थियों। और इस समय सजा देने वाला था जस्टिस लेथम, सजा देने वाला था जस्टिस लेथम। तो ये केसरी में विद्यार्थियों इन्होंने बहुत छापा है। फिर वो खुदीराम बोस के बारे में ही क्यों ना लिखना हो, फिर वो मुजफ्फर हत्याकांड के बारे में ही क्यों ना लिखना हो, उसके कारण तो उनको मांडले 6 वर्ष का कारावास की सजा भी हुई थी विद्यार्थी, ठीक है ना। तो 1882 में केसरी पत्र में लिखा, कोल्हापुर महाराज शिवाजी का एक दीवान था राव बहादुर, और राव बहादुर के अत्याचारों के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने स्पष्ट रूप से लेख लिखे थे विद्यार्थी। और कहते हैं कि 4 माह का इनका साथ कारावास की सजा भी हुई थी, और लेथम ने कहते हैं कि इनको सजा सुनाई थी। अब यहाँ एक बिंदु और याद रखना विद्यार्थी, भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में कारावास जाने वाले ये प्रथम व्यक्ति थे, पत्रकारिता के कारण। याद रखना, पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले प्रथम, ठीक है। ये बात भी आप लिखना, क्योंकि मैंने नीचे ऐड की है ना। ये अलग चीज है, देखो भाषा समझनी है, क्योंकि एग्जामिनर कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन थे। तो याद रखना विद्यार्थी, प्रथम राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक था, ठीक है। ये केसरी में लेख लिखे थे, इसके कारण 4 माह की सजा हुई थी। और 1897 में
चापेकर बंधुओं ने पुणे के प्लेग कमिश्नर की हत्या का प्लान बनवाया। तिलक ने कहते हैं कि इन लोगों को प्रेरित किया था। इसके लिए कहते हैं कि तिलक को 18 माह की सजा हुई थी। विद्या, ठीक है। चापेकर बंधुओं ने पुणे में प्लेग फैला था और प्लेग फैलने के दौरान कहते हैं कि वहां के कमिश्नर किसी भी प्रकार की कोई सहायता मदद नहीं की थी विद्यार्थियों। और कोल्हापुर के महाराज को तो इसमें केसरी में इन्होंने संबोधित किया था कि आपके राज्य में ये क्या हो रहा है, आपका जो धन है वो विदेशी ले जा रहे हैं, जबकि हमारे पुणे में इतना बड़ा महामारी फैले कि इसका कोई उपाय नहीं है विद्यार्थियों। तो याद रखना, ये पुणे के कमिश्नरों को, प्लेग कमिश्नरों कहते हैं, हत्या का प्लान बनाया था, जिसमें तिलक ने कहते हैं कि इसको प्लान बनाने में, योजना में सहयोग किया था। इस कारण कहते हैं कि 18 माह की सजा। तिलक भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी के रूप में माने जाते हैं। तिलक भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी के रूप में माने जाते हैं। ये वही बात है, पत्रकारिता कारण जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति तिलक ही थे। उसी प्रकार भारत के प्रथम राजनीतिक कैदी के रूप में भी तिलक को माना जाता है। तो ये पीपीटी विद्यार्थियों तिलक के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। ये गोल्डन पर्सन है विद्यार्थियों। एक ही पर्सन में मैंने लगभग आपके 10% करवा दिए, ठीक है ना। 10% मैंने आपको करवा दिया है कि मराठी में तो भाषा में तो केसरी लिखा था, दे लोइन इसका नाम था विद्यार्थियों, याद रखना। इंग्लिश में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मराठी में मराठा में, अंग्रेजी में मराठा प्रकाशित किया था। और जी अग्रकर का नाम इनके सहयोगी के रूप में सबसे महत्वपूर्ण था। ये छापने कारण 4 माह की सजा हुई थी। जस्टिस लेथम ने इनको सजा सुनाई थी। चापेकर बंधुओं के खिलाफ वो कहते हैं कि इनका प्लान बनाने की योजना बनाई थी। फिर 18 माह की इनकी सजा हुई थी। प्रथम राजनीतिक कैदी के रूप में जानते हैं। पत्रकारिता कारण प्रथम जेल जाने वाले व्यक्ति के लिए लाइन लिख लेना आप, ठीक है ना। ये वर्ष याद रखना है दोनों पत्रिकाओं का, ठीक है। ये पीपीटी बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि 1% यहाँ से आपको मिल ही जाएगा निश्चित रूप, ठीक है। 2% हमने यहाँ से देखो, मैं पूरा क्रम लेके चल रहा हूँ, पूरा मैं क्रम लेके। ये घटनाक्रम इसलिए ये डाला ना, इसलिए मैंने आपको यहाँ ये डाल दिया, ठीक है, हमारे साथ में ये चीज क्लियर हो जाए। इस समय शिवाजी ने केसरी में महाराजा वो ना कोल्हापुर के महाराजा शिवाजी राव को कहते हैं कि इन्होंने पत्र लिखा था। पत्र में इनकी आलोचना की गई थी विद्यार्थी। इस समय केसरी में भी आलोचना की गई थी, ठीक है। ये पीपीटी आप याद रखना। ये बिंदु सबसे महत्वपूर्ण है शिवाजी के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण है शिवाजी के बारे में। प्रश्न अधिकतर यहाँ से बनता है निश्चित रूप से। 2% यहाँ से हो। तीसरा प्रश्न समझना आप, पूरा मैं क्रम से चल रहा हूं, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में कौन सा कथन सही? बाल गंगाधर तिलक की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में कौन सा कथन सही? यहाँ एक चीज समझना, 1891 में ये जो कंसेप्ट बिल का विरोध किया था विद्यार्थियों, ये विद्यार्थी याद रखना, ब्रह्म समाज के प्रयासों से ब्रह्म समाज के प्रयासों से विद्यार्थियों ये जारी किया गया था। उस समय विवाह की आयु थी लड़कियों की 10 वर्ष। 10 वर्ष को बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया गया था? 12 वर्ष किया गया। 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया था। तो इस समय कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कंसेप्ट विरोध का बिल का विरोध किया था। और ये एग्जाम में प्रश्न आया था कि एज ऑफ कॉन्सेप्ट बिल का विरोध करने वाला भारतीय राजनेता कौन था? याद रखना विद्यार्थियों, वो बाल गंगाधर तिलक था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि ये हमारी सांस्कृतिक विरासत में हस्तक्षेप, भाई ये हस्तक्षेप, ये परंपरा चल रही थी बड़ा समाज के प्रयासों। बड़ा समाज तो निश्चित रूप से ये बालिका उत्थान में कार्य कर रहा था। तो कहते हैं कि 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष विवाह की आयु कर दिए गए थे। तो ये 2 वर्ष बढ़ाने के कारण कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने इस एज ऑफ कॉन्सेप्ट बिल का विरोध किया था, ठीक है। ये प्रश्न बहुत बार बना विद्यार्थियों, बहुत बार। 1893 में इन्होंने गणपति उत्सव मनाया था। ये वर्ष याद रखने विद्यार्थियों, वर्ष याद रखने। अब गाइडों में एक मैंने गाइड देखी थी, उसमें 1884 लिख रखा है, 84 और 86। अब ये शायद शोध का विषय होगा, शायद पे उन्होंने कहीं से लिखा होगा, तो फिर निश्चित कुछ तो बात होगी। और तो ये सबसे ऑथेंटिक है विद्यार्थी, याद रखना। और अधिकतर हाल फिलहाल में यही उत्तर माने गए हैं, यही वर्ष माने गए हैं विद्यार्थी, याद रखना। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ नहीं उलझना है, ज्यादा तथ्यों में आपको नहीं उलझना है। जो प्रचलित है वो प्रमाणित है, जो पहले से माने गए हैं हमें उनको ही मानना है ना। तो 1993 में गणपति उत्सव मनाया था विद्यार्थी, याद रखना, ठीक है। और 1995 में कहते हैं कि शिवाजी मेला या शिवाजी उत्सव, मेला भी कह सकते हैं या शिवाजी उत्सव भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो शिवाजी उत्सव 1895 में है, और जबकि गणपति उत्सव 1893
1993 2 वर्ष याद रखने बहुत महत्वपूर्ण है दोनों बिंदु। 1901 में तिलक ने नेपाली षड्यंत्र रचा था जिसमें असफल रहा। नेपाली षड्यंत्र का मतलब हो गया कि वहां के राजा के साथ मिलकर कहते हैं कि भारत में राजा के साथ मिलकर भारत में आंदोलन छेड़ने का प्रयास किया था, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन छेड़ने का प्रयास किया था। तो ये याद रखना कि नेपाली षड्यंत्र मतलब बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रचा गया। और ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि 1905 में इन्होंने लेनिन से गुप्त पत्र व्यवहार किया था विद्यार्थियों। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत हिडन बात है। जब प्रश्न बनेगा ना कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं, वहां विद्यार्थियों ये इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाते हैं। ये नेपाली षड्यंत्र, ये लेनिन से गुप्त पत्र व्यवहार, ये छोटी किताबों में कहीं मिलता ही नहीं हमको। तो यहाँ से आप थोड़ा याद रखना कि जब पर्सन कॉन्सेप्ट का पूछेगा ना तो वहां विद्यार्थी ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएंगे। ठीक है। 1906 में कोलकाता अधिवेशन में तिलक स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का नारा दिया था। इस समय प्रयोग किया था विद्यार्थियों, क्योंकि इस समय 1905 का बंगाल विभाजन पढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के विरोध में बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे, क्योंकि जितने भी उग्रवादी थे, जितने भी गरम दल के नेता थे, सब इस समय विरोधी थे। इस समय ऐसा माहौल बन गया था कि एक राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाए, परंतु कांग्रेस इसके पक्ष में नहीं थी विद्यार्थी। ये बहिष्कार के बारे में, ये विदेशी कपड़ों की होली जलाने के बारे में कांग्रेस रचनात्मक कार्यों की ओर बढ़ रही थी विद्यार्थियों। और यहीं से एक विभाजन होता है जो शुद्ध अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल के बीच में हमें उभर कर मिलती है। ठीक है ना। तो ये एक याद रखना, ये पीपीटी भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो कॉन्सेप्ट बिल का विरोध किया था। 93 में गणपति उत्सव, 95 में शिवाजी मेला उत्सव मनाया था। नेपाली षड्यंत्र, लेनिन से पत्र व्यवहार किया था। और कलकत्ता अधिवेशन में ये इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया था। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में भी इनके अपने विचार थे। ठीक है, बाकी एकदम बढ़िया है। ये पीपीटी में थोड़ा फैक्ट ज्यादा है, पर तो हमारी याद रहनी चाहिए कि जैसे लेनिन से गुप्त पत्र व्यवहार किया, तो ये बात अगर ये याद नहीं रहेगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर इतना भी याद रह जाएगा ना तो आपका प्रश्न सही हो जाएगा, है कि नहीं। इतना याद रह जाएगा मतलब आपका प्रश्न ये सही हो जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ से बिंदु याद, 3 प्रश्न यहाँ से बन गए। पूरा क्रम से चल रहे हैं, ठीक है ना, एक भी बिंदु में नहीं छोड़ रहा। अब मांडले जेल के बारे में देखो, यहां से इनका घटनाक्रम शुरू होता है कि बाल गंगाधर तिलक के मांडले जेल में कैद रहने के घटनाक्रम के बारे में कौन सा कथन। इस समय मैंने अलग से एक प्रश्न बना दिया क्योंकि थोड़ा इसको समझना हमें जरूरी है। ठीक है, कि 1908 में प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस के समर्थन में केसरी में लेख लिखे थे विद्यार्थियों। प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस के समर्थन में विद्यार्थियों ने लेख लिखे थे। ब्रिटिश सरकार ने मुजफ्फर बम कांड, ये वही घटनाक्रम विद्यार्थियों कि मुजफ्फर बम कांड पर इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था विद्यार्थियों, क्योंकि केसरी में इन्होंने लेख लिखे थे विद्यार्थी। मुख्य तो बिंदु यही था विद्यार्थियों कि केसरी में इन्होंने लेख लिखने के कारण ही कहते हैं इनको मांडले जेल भेजा गया। और मुजफ्फर बम कांड पर इनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया था, ठीक है ना। और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की के समर्थन विद्यार्थियों ने लेख लिखे थे। 6 वर्ष की कारावास हुई थी विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और सजा सुनाने वाला था जज स्ट्रेच, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये 6 वर्ष याद रखने विद्यार्थी, 8 से 14, 1908 से 1914 तक ये मांडले जेल में, बर्मा मांडले जेल में रहे थे विद्यार्थी। याद तो सजा सुनाने वाला कौन था, जज स्ट्रेच ही था, याद। ठीक है, 22 जुलाई 1908 को बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया था। 1914 तक वहां रहे थे, 1914 में ये रिहा हो गए थे। मैक्स मुलर, ये बात विद्यार्थियों गोल्डन लाइन याद रख लेना, गोल्डन लाइन, मैं इसको बेस्ट लाइन लिख रहा हूं क्योंकि ये एक बार एग्जाम में पूछी हुई कि मैक्स मुलर ने दया की वकालत की थी विद्यार्थी। इस समय मैक्स मुलर ने बाल गंगाधर तिलक की वकालत की थी और कहा था कि इनको छोड़ने का प्रयास, उनको जेल से निकालने का विद्यार्थियों मैक्स मुलर ने प्रयास किया था, याद रखना विद्यार्थियों। तो दया की वकालत करने वाला मैक्स मुलर था और मैक्स मुलर ने यह बात कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी। याद रखना, ये मैक्स मुलर का विद्यार्थी याद रखना कि मांडले जेल के दौरान मैक्स मुलर ने कहा कि इनके दया के खिलाफ वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है विद्यार्थी।
मांडले जेल की गतिविधियों के बारे में एक पीपीटी है। और मुझे लगता है कि ये जज स्टैच्यू वाले बिंदु याद रखना, 6 वर्ष का कारावास वाला याद रखना विद्यार्थियों। कारावास किस वजह से हुआ, केसरी में विद्यार्थियों उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे थे। मुजफ्फर बम कांड पे कहते हैं इनका मुकदमा चलाया गया था। प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस के कहते हैं कि इनके समर्थन में विद्यार्थियों लेख लिखे थे, इसलिए उनको 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई। नेक्स्ट मूल्य वाली बात याद रख लेना, बेस्ट है आज की प्रश्न की, ये इस प्रश्न की सबसे बेस्ट लाइन है, ठीक है। वकालत की थी विद्यार्थी, ऐसे बिंदु कभी क्या होता है बहुत हिडन होते हैं, बहुत हिडन होते हैं, और वो हम समझ लेंगे ना तो निश्चित रूप से हमारा प्रश्न कभी गलत है नहीं, ठीक है। एक प्रश्न यहां से बनता है, 4 प्रश्न हो गए। अब ये यहाँ विद्यार्थी एक उलझा हुआ मैटर है, यहाँ विद्यार्थी को उलझा हुआ मैटर है कि बहुत बार देखो गीता रहस्य का हमें तिथि मिलती है, 1916 की तिथि मिलती है गीता रहस्य की। वेद ऑफ एजाज की पुस्तक की रचना की हमें 1903 की तिथि मिलती है, तो वहां तिथि में आपको नहीं उलझना है, ठीक है ना। अब जहां तक मैंने पढ़ा है ऑथेंटिक किताब में ये लिखा है कि मांडले कारावास के दौरान तिलक द्वारा प्रमुख रचित पुस्तक है, रचना है। एक इनका यहाँ पर कोटेशन है विद्यार्थी, मेरे स्वतंत्र रहने की बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो। एक कोटेशन विद्यार्थी, ये कोटेशन तो बहुत ही याद रखने वैसे फेमस कोटेशन है। बाल गंगाधर तिलक की 7-8 कोटेशन तो बहुत फेमस है। मेरा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये लाइन कौन भूल सकता है विद्यार्थी, तो याद रखना। 6-7 कोटेशन मैंने लिस्ट में करवाई है। तो मेरे स्वतंत्र रहने की बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो, ये कोटेशन भी बाल गंगाधर तिलक की। आर्टिक होम ऑफ द वेदास नामक ग्रंथ की रचना की थी विद्यार्थी, इस समय ये कहते हैं। अब ये आपको उलझना नहीं है, याद रख लेना, क्योंकि मांडले कारावास के दौरान ही जहां तक मुझे लगता है कि इसकी रचना की थी विद्यार्थी। अब हर किताब अपना अलग अलग व्यू देती है, जैसे ये गीता रहस्य है, ठीक है ना। अब गीता रहस्य के कुछ किताबों में 1916 दे रखा है, इसका 1903 दे रखा है कोई किताबों में। विद्यार्थियों भी यहाँ उलझना नहीं है, यहाँ जैसे ऑथेंटिक किताबें भी पढ़ते हैं ना, तो सबके विद्यार्थियों अलग अलग है, तो हम उसको कैसे डिसाइड करें। हम तो ये निर्णय नहीं कर सकते कि ये अंतिम रूप से है। अब सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छे विद्वान हैं और प्रसिद्ध रहे हैं, ऑथेंटिक किताबें हैं उनकी, तो वहां आपको ये डेट में नहीं उलझना है, ठीक है ना। अब ये मुझे ये मांडले कारावास वाली बात मुझे ठीक लगेगी। इसमें कहते हैं कि द आर्टिक होम ऑफ द वेदास, वैदिक आर्यों का आर्कटिक होम कहते हैं कि आर्टिक में इनका जन्म स्थान हुआ था, ये इनका एक मत था विद्यार्थियों। जब वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं तो वैदिक सभ्यता के लोगों के उत्थान की जब बात आती है तो वहां मत इनका वैदिक होम ऑफ द वेदास, द आर्टिक होम ऑफ द वेदास, ठीक है। और गीता रहस्य विद्यार्थी ये बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध है। अगर डेट का पूछ ले तो कभी 1916 हो तो कर देना, बाकी इसमें उलझना मत, खुद कह रहा है इसमें उलझना मत, इसमें कोई ऑथेंटिक मानने वाली बात नहीं। गीता रहस्य इनकी पुस्तक है, ये जरूर याद रख लेना। और ये किताब तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, हर बार आती है विद्यार्थी, आर्टिक होम ऑफ द वेदास, ठीक है। तो ये मांडले जेल के दौरान ही कहते हैं कि ये दोनों पुस्तकें भी रची गई थी, और ये इनका एक कोटेशन है, स्वतंत्र रहने की बजाय कष्टों के द्वारा मेरे जीवन का उद्देश्य पूर्ति हो, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती, ठीक है। एक छोटा सा प्रश्न यहाँ से, गीता रहस्य याद रखना, बस इनकी पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण। अब राजनीतिक गतिविधियों के बारे में देखो, एक और प्रश्न मैंने बनाया है। बाल गंगाधर तिलक की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में कौन सा कथन सही है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गरम दल नरम दल के समझौता करवाया था। कांग्रेस के गरम दल नरम दल के समझौता करवाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान विद्यार्थी था, वो तो तिलक का है और जिन्ना का है, जिन्ना का। यहीं पे वो मुस्लिम समझौता होता है, कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में समझौता होता है विद्यार्थी, मुस्लिम लीग की बातें मान ली गई थी। इस समय विद्यार्थी होता है लखनऊ अधिवेशन और होता है लखनऊ समझौता। तो लखनऊ समझौते में लखनऊ समझौता करवाने के प्रयास में तिलक का महत्वपूर्ण योगदान था विद्यार्थी। लखनऊ समझौता याद रखना, लखनऊ समझौता करवाने में तिलक का महत्वपूर्ण योगदान था विद्यार्थी, ठीक है ना। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कहते हैं कि नरम दल गरम दल दोनों एक दल बन गए थे, वापस कांग्रेस संगठित रूप में शामिल हो। एक बात यहां से याद रखें,
18 अप्रैल 1916 को तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। विद्यार्थी ये संस्था के बारे में तो बहुत महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, जब भी बाल गंगाधर तिलक की बात आती है होम रूल लीग का बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो होम रूल लीग की स्थापना विद्यार्थियों पूना में की थी इन्होंने, और 28 अप्रैल 1916 की। इनके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट थे। विद्यार्थी बहुत महत्वपूर्ण, अभी एग्जाम आया था असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में कि तिलक के द्वारा स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे। अभी प्रश्न आया था, याद रखना। जोसेफ बैप्टिस्ट अध्यक्ष थे, और जबकि सचिव थे CN कलकर। कलकर इनके सचिव थे। अब जोसेफ का पूछ अध्यक्ष का पूछ लिया है तो सचिव के पूछते हुए ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो सचिव वाले बिंदु याद रखना। अध्यक्ष का तो पूछ लिया है कि तिलक के होम रूल लीग के सचिव कौन थे, तो CN कलकेकर इनके सचिव थे। अध्यक्ष का पूछ दिया तो जोसेफ बैप्टिस्ट का नाम आपको याद रखना। ठीक है। एक प्रश्न है कि 1918 में कांग्रेस अधिवेशन के लिए अध्यक्ष चुना गया था, परंतु इंग्लैंड जाने की वजह से अध्यक्ष नहीं बने थे। विद्यार्थी बहुत महत्वपूर्ण बात है, कोटेशन में सीधा आएगा विद्यार्थियों। तिलक के बारे में कौन सा सही है। 1918 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ऐसी बात आपकी लिखी आएगी, परंतु वो बात सत्य नहीं। याद रखना, एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। याद रखना, एक बार भी। ये लाइन लिख लेना आप। एक बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, जरूर उनको नामित किया गया था। 1918 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था, सभापति चुना गया था, परंतु मान हानि का मुकदमा वैलेंटाइन चिरोव के खिलाफ वो इंग्लैंड चले गए थे। याद रखना विद्यार्थियों। तो इस समय कहते हैं कि मदन मोहन मालवीय को कहते हैं कि इसका अध्यक्ष बनाया गया था इस समय, जबकि नाम पारित किया गया था इसका बाल गंगाधर तिलक, परंतु एक बार भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। विद्यार्थियों अधिवेशन का सभापति चुना गया। देखो दो कोटेशन याद रखनी है। कोटेशन पूछ रहे कि कांग्रेस अधिवेशन का सभापति चुना गया था, तो ये बात सही है। कांग्रेस की अधिवेशन की एक बार भी अध्यक्षता नहीं की, ये बात भी सही है। दोनों बातें आपको याद, ठीक है ना। कंडीशन दोनों याद रखें। 1919 के अमृतसर अधिवेशन में कहते हैं कि भाग लिया। ये इन कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन था। ये कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन था जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने कहते हैं कि भाग। ठीक है। तो ये बाल गंगाधर राणे त्रिवेदी हैं। लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था और गरम दल नरम दल समझौता करवाया था। लखनऊ समझौते में बाल गंगाधर तिलक का महत्वपूर्ण योगदान था। तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। याद रखना विद्यार्थियों। अध्यक्ष याद रखना सचिव कलकेकर था, तो याद रखना ही रखना है। अध्यक्ष का पूछ लिया है तो कलकेकर का पूछता देर नहीं लगेगी। अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया, परंतु एक बार भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। याद रखना, ठीक है। अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था और इस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था, परंतु मदन मोहन मालवीय को बाद में अध्यक्ष बनाया गया। बाद में अध्यक्ष बनाया, एक बार भी अध्यक्ष नहीं बना। ये लाइन, दोनों लाइन लिख लेना। कांग्रेस 1919 के कांग्रेस अधिवेशन सभापति चुना गया था, ये लाइन लिख लेना। एक बार भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, ये बात लिख लेना। ठीक है। इस समय कहते हैं कि वो लंदन चले गए थे, इंग्लैंड लंदन चले गए थे मानहानि का मुकदमा करने के लिए वैलेंटाइन चिरोल के खिलाफ, है ना। ठीक है। ये पीपीटी बारे में यहाँ से लगभग राजनीतिक गतिविधियां इनकी समाप्त हो जाती है विद्यार्थियों। और आगे के प्रश्न भी बहुत शानदार है, आप सिर्फ समझना और चीजों को जो बिंदु आपको मैं बता रहा हूँ नोट कर लेना। रिवीजन में लिस्ट में काम आएंगे, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। ये बातें हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वही हम समझेंगे। अब इसको थोड़ा समझो आप। अन्य प्रमुख तथ्य देखो बाल गंगाधर तिलक के बारे में। बाल गंगाधर तिलक से जुड़े अन्य प्रमुख तथ्य। वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता का। विद्यार्थियों सीधा सा प्रश्न आता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता किसने कहा। किसने कहा, ये प्रश्न पूछा हुआ 8 से 10 बार। तो वैलेंटाइन चिरोल ने कहा। तो उसमें पुस्तक थी इंडियन अर्नेस्ट, ये इसकी पुस्तक है। इसमें कहते हैं कि इन्होंने कहा था भारतीय शांति। शांति नहीं विद्यार्थियों, मेरा टाइपिस्ट नहीं लेता है, शांति। ठीक है, शांति नहीं है, शांति का तो जन्मदाता होता ही नहीं विद्यार्थी। ठीक है ना, मेरा टाइपिस्ट क्या कि सो जाता है ना। ऐसे कैसे काम चलेगा रे, हैं? ठीक है, ठीक है, माफी मांग। भारतीय शांति
का जन्मदाता वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। तिलक ने वैलेंटाइन के खिलाफ ब्रिटेन में महानानी का मुकदमा भी चलाया था विद्यार्थियों। इस समय ये चले गए थे, इस समय इनको सभापति चुना गया था, तो उस समय ये लंदन में थे विद्यार्थी। भारत में उपस्थित नहीं होने के कारण मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया था। जब वापस आए 1919 में तो अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था विद्यार्थी, जबकि अध्यक्षता वगैरह कोई नहीं बने थे। 1 अगस्त 1920 को बंबई में तिलक की मृत्यु हो गई। मौलाना हसरत मोहानी ने शोक गीत पढ़ा था इनकी मृत्यु के बाद। मौलाना हसरत मोहानी ने कहते हैं कि इनका शोक गीत पढ़ा था। महात्मा गांधी ने उनकी मृत्यु पे कहा था, मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। ये बहुत फेमस कोटेशन है, बहुत फेमस। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पे कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव पक्ष चला गया था? तो वो बाल गंगाधर तिलक का है। इस कथन से पता चलता है कि महात्मा गांधी और भारतीय राजनीति में इनका कितना बड़ा कद रहा है। पटाभी सीतारमैया ने तो, वकील पटाभी सीतारमैया ने तो इनके बारे में बहुत शानदार से लिखा विद्यार्थियों। तिलक और बाल गंगाधर गोखले और बाल गंगाधर तिलक का तुलनात्मक रूप से विद्यार्थियों का बहुत बड़ा कोटेशन है, तो वो इतना हमको नहीं देखे जाना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात यहाँ से आपको याद रखनी है। आरटीएस शांति का जन्मदाता किसने कहा? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा। ये बात बहुत। फिर शोक गीत पढ़ा था हसरत मोहाली ने, ठीक है ना, और मृत्यु पे कहा था, आज मेरा सबसे मजबूत बचाव पक्ष चला गया। बचाव पक्ष भी कह सकते हैं या बचाव चला गया, एक ही बात है ना। तो ये एक पीपीटी और है और मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत सारे 80% बढ़ने की संभावना है। ठीक है, 1% यहाँ से 7% हो गए। ये संस्थाएं याद रखना विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। क्योंकि अभी नेट में प्रश्न आया था ना विद्यार्थी, वीडी सावरकर किन संस्थाओं से जुड़े हुए थे? वीडी सावरकर किन संस्थाओं से जुड़े हुए थे? तो ऐसा प्रश्न वर्तमान में ट्रेंड है, आरपीसी भी ऐसा प्रश्न बना रही है। ठीक है ना। तो 1900 में पूना नवीन इंग्लिश स्कूल की स्थापना की थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से जुड़े थे विद्यार्थी, याद रखना। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से ये जुड़े हुए थे, याद रखना। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे, याद रखना विद्यार्थियों, ये भी बिंदु। गो हत्या विरोधी समिति बनवाई थी इन्होंने, याद रखना विद्यार्थियों। अखाड़ा संघ का इन्होंने निर्माण किया था। लाठी क्लब की इन्होंने स्थापना की थी विद्यार्थी, याद रखना। और हरिओम आंदोलन चलाया था। ये लिख लेना विद्यार्थियों, जब प्रश्न आएगा ना कि बाल गंगाधर तिलक का संबंध किस संस्था से, तो याद रखना विद्यार्थियों, एक और संस्था है सबसे बड़ी, होम रूल लीग। ठीक है, तो होम रूल लीग से जुड़े हुए थे, इनके संस्थापक भी थे। तो होम रूल लीग से जुड़े हुए थे। पूना इंग्लिश स्कूल की स्थापना जुड़े हुए थे। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में ये जुड़े हुए थे। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से जुड़े 4-5 फेमस संस्थाएं। फिर ये अखाड़ा संघ, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी समिति के बारे में, इनसे भी ये जुड़े। ये तो इनकी स्थापना की थी इनकी, तो है ना। जबकि स्थापना से ये जुड़े हुए थे और ये इनके द्वारा स्थापित था, ये भी इनके द्वारा स्थापित था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ ऐसी संस्थाएं जो सबसे प्रसिद्ध रही है, जैसे एजुकेशन है, दक्कन एजुकेशन है, फर्ग्यूसन कॉलेज है, होम रूल लीग है, ये बहुत प्रसिद्ध रही विद्यार्थी, है ना। और ये प्रसिद्ध के कारण तो लोकमान्य कहा गया है ना। इनको लोकमान्य क्यों कहा गया? लोकमान्य का मतलब हो गया कि सर्वसम्मति से लोगों ने मान लिया इनको कि ये लोकमान्य, सभी इनका आदर करते थे, मान सम्मान करते थे, इसलिए तो इनको लोकमान्य कहा गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसलिए थोड़ी कहते हैं, इसलिए कहा गया इनके विद्यार्थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। तो ये कुछ संस्थाएं हैं जो तिलक द्वारा संस्थापित है और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो इनसे जुड़े हुए थे। ठीक है, 1% मैंने वर्तमान में जैसा ट्रेंड है वैसा मैंने आपको करवा दिया। उनकी कुछ पुस्तकें देख लो। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहली है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक गीता रहस्य, बहुत प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध। द आर्टिक होम ऑफ द वेदास, ये हमने पढ़ ली है। फिटनेस ऑफ द न्यू पार्टी, ये बहुत हिडन चीज है, बहुत हिडन चीज है। फिटनेस ऑफ द न्यू पार्टी, फिटनेस ऑफ द न्यू पार्टी भी इनकी एक पुस्तक है। द आर्टिक होम द वेदास पुस्तक है। गीता रहस्य इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। और द ओरियन,
इसको कहते हैं रिसर्च इनटू द एटिकिटी ऑफ द वेदास प्रकाशित किए थे विद्यार्थियों, है ना। ये प्रश्न आएगा विद्यार्थियों की, होता क्या है कि वहां कौन सा पुस्तक उनकी पुस्तक नहीं है ऐसा पूछ ले तो दी ओरियन का विद्यार्थी दूसरा ये नाम है रिसर्च इनटू एंड द एंटिकिटी ऑफ द वेदास, ठीक है ना। तो इनकी कुछ 4 रचनाएं हैं, याद रख लेना आप, ठीक है। गीता रेस ये सबसे प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। होम ऑफ द वेदास ये सबको ही पता है, होम ऑफ द वेदास सबको ही पता है, ठीक है ना। दी ओरियन याद रखना, ये भी इनकी है, दी ओरियन, ठीक है। डॉक्टर पटाभी सीतारामैया ने गोखले और तिलक की तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया था विद्यार्थी, और गोखले और तिलक को कहा था कि ये प्रथम श्रेणी के राष्ट्रभक्त है। प्रथम श्रेणी के राष्ट्रभक्त है, ये पटाभी सीतारामैया ने कहते हैं। गोखले और तिलक के बारे में कहा है, दोनों प्रथम श्रेणी का राष्ट्रभक्त भी। बहुत लंबा कोटेशन है विद्यार्थी, वहां उलझना नहीं है, बस ये पटाभी सीतारामैया का थोड़ा मैंने डाल दिया है, क्योंकि जब वो तुलनात्मक अध्ययन पूछ लेगा तो फिर ये बात आपके याद है, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक की कुछ पुस्तकें हैं, मुझे लगता है कि इनफ है विद्यार्थियों, इससे बेस्ट क्या है। गीता रेस याद कर लेना, दी ओरियन आपकी थोड़ी हिडन है, याद कर लेना। होम ऑफ वेदास सबको ही पता है। टिटनेस ऑफ द न्यू पार्टी ये एक थोड़ी हिडन बिंदु है, ताकि आपको पता है, ठीक है। 9% यहां से हो गए। 1% मैंने इनके कथनों के बारे में, 2% और बचे है ना। इनसे जुड़े हुए प्रमुख कथन देख लो, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। ब्रिटिश शासन अपने वजन और शक्ति में दुर्भिक्ष बेलन है, जिसके अपने उपयोग है किंतु भूमि के उपजाऊ होने में मदद नहीं मिलती, भूमि के उपजाऊ होने में मदद नहीं मिलती। इनका कोटेशन है। रेलवे की उपयोगिता के बारे में लिखा है, ये दूसरों की पत्नी को श्रवण आभूषणों से अलंकित करने जैसा है। ये अंग्रेजों की रेलवे की उपयोगिता के बारे में लिखा है। अगर भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा। ये उस समय कहा है जब वो गणेश उत्सव मना रहे थे, सॉरी गणपति उत्सव, गणपति और शिवाजी उत्सव जब मना रहे थे ना, उस समय कहते हैं कि ये इनका एक विचार था विद्यार्थियों कि अगर भगवान भी छुआछूत को मानते हैं, बर्दाश्त करते हैं, तो मैं भगवान को भी नहीं मानता। हम हथियार द्वारा नहीं बल्कि बहिष्कार द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। ये भी बात गलत बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि हम हथियार द्वारा नहीं बल्कि बहिष्कार द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। का और है, और ये कांग्रेस के बारे में कहा है। कांग्रेस के बारे में इनका एक कथन था कि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बहुत बार कोटेशन पूछा हुआ है, बहुत बार, कि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये कांग्रेस की स्थापना के बारे में कथन किसका है? तो याद रखना विद्यार्थियों, ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर रहूंगा विद्यार्थियों, याद रखना। ये तो इनका सबसे प्रसिद्ध कोटेशन है, सबसे प्रसिद्ध कोटेशन। अब एक किताब में मिला है कि ये 1916 के अधिवेशन में इन्होंने बोला था। 1916 के अधिवेशन में, जब लखनऊ का अधिवेशन हुआ, उस समय कहते हैं कि ये इनका कोटेशन विद्यार्थी, इन्होंने ये बात इस समय कही थी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये इनका सबसे प्रसिद्ध कोटेशन है। तो 2-3 कोटेशन सबसे प्रसिद्ध हैं। एक तो ये टटराने वाली मेंढकों वाली बात, एक स्वराज जन्म अधिकार वाली बात। ये एक थोड़ी नई है ना, ये थोड़ा नया है, याद रख लेना, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ बातें अन्य ये थी। 1% मैंने इनका और ऐड किया है, फिर हमारा टॉपिक ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट। कुछ अन्य तथ्य देखो, हिंदू राष्ट्रवाद का पिता कहते हैं इनको, भारत का बेताज बादशाह कहते हैं इनको, गांधी जी ने कहा है, आधुनिक भारत का निर्माता कहा है, और नेहरू जी का बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है विद्यार्थी, याद रखना, बहुत प्रसिद्ध। भारतीय क्रांति का जनक कहा है विद्यार्थियों, भारतीय क्रांति का जनक कहा है विद्यार्थी। वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है। मिस्टर बलांट ने इसको अभागा राजनीतिज्ञ कहा है। ये मैंने एक साथ ही पूरा कर दिया ताकि क्या है कि हमारे याद करने में थोड़ी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। हिंदू राष्ट्रवाद का पिता, भारत का बेताज बादशाह, आधुनिक भारत का निर्माता गांधी ने कहा है। भारतीय क्रांति का जनक नेहरू ने कहा है। भारतीय शांति का जन्मदाता वैलेंटाइन चिरोल ने कहा है। अभागा राजनीतिज्ञ मिस्टर बलांट ने कहा है। ये था विद्यार्थी हमारे बाल गंगाधर तिलक, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ
चाहे आप किसी भी एग्जाम में चले जाना, नेट JRF हो, कॉलेज व्याख्याता हो, स्कूल व्याख्याता हो, ये जहाँ भी आपको एक टॉपिक मिलेगा। और हमारा विद्यार्थी स्कूल व्याख्याता का प्रथम पेपर का इतिहास का भाग हम पढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से बेस्ट मैंने ये टॉपिक करवा दिया है, और ये टॉपिक मैंने आपको पूरा करवा दिया। अगला टॉपिक हमारा रहेगा भारत में, थोड़ी आप देख के आना, भारत में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, ठीक है, थोड़ा आप देख के आ जाना। बाकी ये 3 क्लास में, मुझे या तो 2 क्लास में या 3 क्लास में पूरा होगा, क्योंकि जब भी हम क्रांति की बात करें, इनके क्रांति के एक क्लास तो विशेषकर इनकी पुस्तकें हो जाएगी, एक क्लास में वो हो जाएंगे इनके कथन और पुस्तकें हो जाएगी, एक क्रांति का विस्तार हो जाएगा, और थोड़ा बहुत हम निष्कर्ष जानने का प्रयास करेंगे। तो एक लंबा मैटर है, परंतु मैं इसको सीमित रूप में बताने का प्रयास कर, ठीक है। तो ये थी विद्यार्थियों की आज की क्लास, और उम्मीद है आप अच्छा पढ़ रहे हो, और निश्चित रूप से आप नोट्स बना रहे हो तो सबसे बेस्ट है विद्यार्थियों। इसके बाद आपको वैसे भी कुछ मिलने वाला है नहीं। मैं खुद 5 या लगभग 7 किताबें उठा के मैं ये मैटर तैयार कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आपको कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर भी आपको लग रहा है कि थोड़ा कंटेंट कम है, तो आप अलग से कोई एक गाइड ले लीजिए, उसमें थोड़ी बहुत आप समझ विकसित हो जाएगी। बाकी ये तथ्य आपको वैसे भी बहुत कम मिलने वाले है ना। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थी, कल की क्लास ये क्रांति क्लास रहेगी, आप देख के आ सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।